नमस्कार दोस्तों। आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है एक था डॉक्टर एक था संत। टाइटल देख के ऐसा लगता है कोई मनोरम कहानी या दादी नानी की सुनाई हुई कहानी होगी, लेकिन ये किताब अरुंधति रॉय ने लिखी है और इसको छापा है राजकमल प्रकाशन ने। और इसमें डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत गांधी हैं। ये किताब एक ऐसे भाषण पर आधारित है जो भाषण लिखा तो गया था अंबेडकर जी के द्वारा, लेकिन कभी दिया नहीं जा सका। लाहौर में एक ऐसा ही समूह जिसका नाम था जात पात तोड़क मंडल, जो आर्य समाज का ही हिस्सा था, उन्होंने अंबेडकर जी को इनवाइट किया अपने कार्यक्रम में। और उसी कार्यक्रम के लिए अंबेडकर जी ने यह भाषण लिखा था जिसका शीर्षक था एनहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति का विनाश। लेकिन कार्यक्रम से कुछ दिन पहले जब अंबेडकर जी ने उसकी एक प्रति आयोजकों को दी और आयोजकों ने जब उसे पढ़ा तो उन्हें आपत्ति हुई। उन्होंने अंबेडकर जी से रिक्वेस्ट या दरख्वास्त की कि ये भाषण का कुछ हिस्सा हिंदूवाद के विरोध में है या हिंदुइज्म के विरोध में है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप वेद और ऐसे कुछ शब्दों को हटा दें, जिसके लिए अंबेडकर जी ने हामी नहीं भरी और उसके बाद ना वो प्रोग्राम हो पाया और ना ही वो भाषण हो पाया। लेकिन ये भाषण बाद में बुकलेट के फॉर्म में छपा और अरुंधति रॉय ने भी इसी भाषण को आधार बनाकर इस किताब को लिखा। और इसकी शुरुआत वो मलाला की घटना से करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में एक लड़की ने एक्सट्रीमिस्ट के फरमानों के बावजूद कि लड़कियां शिक्षा ना लें, वो स्कूल में जाती रही और एक दिन स्कूल बस से घसीटकर उसके सिर में गोली मार दी गई। और उसके बाद उसको विदेशों में इलाज के लिए ले जाया गया और विदेश से बहुत उसको समर्थन प्राप्त हुआ। इसी में अरुंधति रॉय लिखती हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति और राज्य सचिव ने मलाला को समर्थन और एकजुटता के संदेश भेजे। विश्वविख्यात गायिका मैडोना ने उन्हें एक गीत समर्पित किया। विश्वविख्यात बॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने मलाला पर एक लेख लिखा। मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया। टाइम पत्रिका के कवर पेज पर मलाला का चित्र प्रकाशित हुआ। लेकिन एक ऐसी ही घटना हमारे देश में घटी जिसका जिक्र अरुंधति रॉय करती हैं, और वो घटना घटी एक फीमेल के साथ जिसका नाम था सुरेखा भौतमांगे, जो 40 वर्ष की एक अछूत दलित महिला थी और इसके बावजूद वह फटेहाल दरिद्र भी नहीं थी। अरुंधति राय जैसा लिखती है, मैं आपको वैसे ही पढ़ के सुना देता हूँ। सुरेखा भौतमांगे 40 वर्ष की एक अछूत दलित महिला थी और इसके बावजूद वह एक फटेहाल दरिद्र भी नहीं थी। वह अपने पति से अधिक शिक्षित थी और इसलिए अपने परिवार की मुखिया बन गई। डॉक्टर अंबेडकर उनके हीरो थे। उनकी तरह ही सुरेखा के परिवार ने भी हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। सुरेखा के बच्चे शिक्षित थे। उनके दोनों बेटे सुधीर और रोशन कॉलेज गए थे। उनकी बेटी प्रियंका 17 वर्ष की थी और स्कूल के अंतिम वर्ष में थी। सुरेखा और उसके पति ने महाराष्ट्र के खैरलांजी गांव में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था। इस भूखंड के चारों ओर के खेत उस जाति के लोगों के थे जो स्वयं को सुरेखा की महार जाति से ऊंचा मानते थे। क्योंकि वह दलित थी और उन्हें परंपरा के अनुसार एक सम्मानजनक अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं था, इसलिए ग्राम पंचायत ने उन्हें बिजली कनेक्शन देने की इजाजत नहीं दी। उन्हें अपने झोंपड़े को पक्की ईंट के घर में तब्दील करने की इजाजत भी नहीं दी गई। गांव वाले नहर के पानी से उन्हें अपने खेतों को सींचने भी नहीं देते थे और न ही वे सार्वजनिक कुओं से पानी ले सकती थी। और फिर एक रोज गांव वालों ने सुरेखा के खेत के बीच में से एक सार्वजनिक सड़क बनाने की कोशिश की। सुरेखा ने इसका विरोध किया तो गांव वालों ने उनके खेत में अपनी बैलगाड़ियां दौड़ा दी। सुरेखा की पकी हुई फसल पर गांव वालों ने अपने मवेशी छोड़ दिए। सुरेखा झुकी नहीं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने बीत गए और फिर गांव में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। उन्हें चेतावनी देने के लिए गांव वालों ने उनके एक रिश्तेदार पर हमला करके उसे अधमरा कर छोड़ा। सुरेखा ने पुलिस में एक और शिकायत दर्ज कराई। इस बार पुलिस ने कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारियां की,
लेकिन अभियुक्तों को तत्काल जमानत पर रिहा कर दिया गया। जिस दिन उन अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया, 29 सितंबर 2006, उसी शाम 6 बजे गुस्से से भरे लगभग 70 मर्द और औरतें ट्रैक्टरों में बैठकर आए और भौतमांगे के घर को घेर लिया। सुरेखा का पति भैया लाल उस समय खेत में काम कर रहा था। उसने जब शोर सुना तो वह घर की ओर दौड़ा। एक झाड़ी के पीछे छिपकर उसने भीड़ को अपने परिवार पर हमला करते देखा। वह फौरन नजदीक के गांव दुसाला भागकर गया और वहां एक रिश्तेदार की सहायता से फोन करने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस नहीं आई। भीड़ ने सुरेखा, प्रियंका और दोनों बेटों को, जिनमें से एक आंशिक रूप से अंधा था, घसीटकर घर से बाहर निकाला। भीड़ ने लड़कों को आदेश दिया कि वे अपनी मां और बहन के साथ बलात्कार करें। जब लड़कों ने यह कुकृत्य करने से साफ मना कर दिया तो उनके जननांगों को क्षत विक्षत कर दिया गया और अंततः भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। सुरेखा और प्रियंका का गैंगरेप किया गया और अंततः उनकी भी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। चारों शवों को पास की एक नहर में फेंक दिया गया, जहां वे अगले दिन पाए गए। सबसे पहले प्रेस ने इसे एक नैतिक हत्या का मामला कहा। इशारा किया गया कि गांव वाले नाराज थे क्योंकि सुरेखा के अपने एक रिश्तेदार से नाजायज संबंध थे। दलित संगठनों के विरोध के बाद न्याय व्यवस्था को मजबूरन अपराध का संज्ञान लेना पड़ा। नागरिकों की तथ्य खोज समितियों ने बताया कि सबूतों के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई और उन्हें कैसे तोड़ा मरोड़ा गया। जब निचली अदालत ने अंततः निर्णय सुनाया, मुख्य अपराधियों को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू नहीं किया गया। न्यायाधीश महोदय का मानना था कि खैरलांजी की सामूहिक हत्या के पीछे बदले की भावना थी। उन्होंने कहा कि बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला और हत्या के पीछे कोई जातीय कोण भी नहीं था। जब कोई न्यायिक निर्णय पहले अपराध के कानूनी ढांचे को कमजोर कर और फिर मृत्युदंड दे, तो ऐसा करके वह ये आधार दे देता है कि ऊपर की अदालत उस सजा को कम कर दे या फिर उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दे। भारत में यह कुछ असामान्य चलन नहीं है। किसी भी अदालत द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा, चाहे वे कितने भी जघन्य अपराध के लिए क्यों न हो, न्याय संगत नहीं ठहराई जा सकती। अदालत यदि यह स्वीकार करती कि जातीय विद्वेष आज भी भारत में भयानक वास्तविकता है, तो यह न्याय का एक संकेत होता, लेकिन जज ने इस पूरे प्रकरण से जाति का कोण ही गायब कर दिया। तो इस लिहाज से अरुंधति राय इस किताब की शुरुआत करती हैं और उसके बाद गांधी, जिनको महात्मा गांधी कहा गया, उनके प्रयासों को और खास करके जाति का जो मसला है, जो वर्ण व्यवस्था है, उस पर उनके विचारों पर बहुत विस्तृत प्रकाश डाला गया। और गांधी के सिर्फ हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उससे पहले जो वो अफ्रीका में थे, तो अफ्रीका में उन्होंने क्या किया जो उनके मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप महात्मा गांधी को के सामने जो शब्द लगता है महात्मा, उसको लगाने से गुरेज करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सी किस्से हैं जो अरुंधति राय इसमें डिस्कस करती हैं कि जाति को लेके या वर्ण व्यवस्था को लेके महात्मा गांधी ने कभी भी विरोध दर्ज नहीं किया। हालांकि वो इस व्यवस्था के पक्षधर थे, इसकी हामी भरते थे। और दक्षिण अफ्रीका में भी एक किस्सा जो हम अक्सर सुनते हैं कि महात्मा गांधी रेल से जा रहे थे और रेल जैसे डरबन से प्रिटोरिया शायद वो ट्रेन से जा रहे थे और रास्ते में एक अंग्रेज ने उन्हें ट्रेन से नीचे गिरा दिया। और हम पढ़ते हैं कि वो जब गिरे थे तो वो एक सामान्य वकील थे, जब उठे थे तो वो एक बहुत बड़े संघर्षशील या ये कहो कि एक राष्ट्रवादी के रूप में उठे। लेकिन अरुंधति राय लिखती हैं कि ये अधूरी कहानी है। कहानी पूरी ऐसे होती है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का जो रोल था, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ के, जो हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ काम कर रहे थे,
उनको उनको कानूनी सलाह देने का था। उनके पक्षधर थे और उनमें बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट मुस्लिम भी थे। तो जो दूसरा तबका था, जो हिंदुस्तानी जो बंधुआ मजदूर बनाकर ले जाए गए और उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार जो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था, अरुंधति राय कोट करती है, उनके लेटर्स को लिखती है कि उनके प्रति गांधी जी का नजरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं था और ना ही उनके लिए कोई उनके जीवन को सुधारने के कभी उन्होंने प्रयास किए। उनके प्रयास उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट जो हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके जो हितों के जो रक्षा के लिए वो प्रयास करते थे और उनके लिए उन्होंने वहाँ कुछ एसोसिएशन बना रखी थी। और वो रेलवे वाला जो सीन हुआ उसके बाद वो कोर्ट केस भी हुआ और महात्मा गांधी ने ये मांग की कि हमारे साथ जो यहाँ के मूल जो अफ्रीका निवासी हैं उनको उन्होंने काफिर भी लिखा अपने कुछ दस्तावेजों में, जो मूल रूप से कुछ गुजराती दस्तावेज हैं जिनको बाद में ट्रांसलेट किया गया और उन्हीं को रेफरेंस देकर अरुंधति राय लिखती हैं कि वो लिखते हैं कि हमारे साथ काफिरों जैसा बर्ताव ना किया जाए, हम ब्रिटिश हुकूमत के को मानने वाले हैं और उन्हीं के अंतर्गत कार्य करते हैं और हमें उनके बराबर का हक दिया जाए। और फिर एक डरबन के पोस्ट ऑफिस की घटना का भी वर्णन करते हैं। इस पोस्ट ऑफिस में दो ही द्वार थे, एक द्वार से अंग्रेज और एक द्वार से वहाँ के लोग जो अफ्रीकन लोग जा सकते थे। तो उसका भी विरोध गांधी ने किया और ये कहा कि हमें अलग से एक गेट चाहिए, एक द्वार अलग से चाहिए, हम उन काफिरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, हमें या तो उसी गेट से जहाँ से अंग्रेज जाते हैं या हमारे लिए अलग से द्वार खोला जाए। और जो लोग वहां पर बंधुआ मजदूर बना के लेके जाया गया जिन लोगों को, और वो गन्ने के खेतों में काम करते थे, उनके साथ यौन हिंसा भी होती थी और वो एक जानवरों जैसा जीवन जी रहे थे भारतीय। उनके बारे में महात्मा गांधी जी की राय ये थी कि ये असभ्य लोग हैं, इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ये नशा ज़्यादा करते हैं, इस तरह की चीज़ें उनकी टिप्पणियां और उनके अधिकारों की कभी उन्होंने बात भी नहीं कही। तो ये अरुंधति राय इस किताब में लिखती हैं और उनका पूरा जो करियर था, जो राजनीतिक जो जीवन था महात्मा गांधी का, जितनी बार भी उनके भाषण या जो भी टिप्पणियां उनकी रही जाति को लेके, उन सभी टिप्पणियों को इसमें कोट किया गया है। और इसके बाद अंबेडकर के जो प्रयास रहे और वो वहाँ से जब शुरू हुए कि जब वो पहली बार ये मंदिर को प्रवेश को लेके या किसी तालाब, जो एक महाराष्ट्र में एक तालाब में जाके उन्होंने पानी को छुआ और उसके बाद जो सो कॉल्ड जो प्रकाश के लोग थे उन्होंने उन पर अटैक किया, और छुआ भी तब जब नगर पालिका के एक आदेश ने इसकी इजाज़त दी कि आप उसमें से पानी पी सकते हो। और उसके बाद उस तालाब का शुद्धिकरण किया गया, उसमें जो गाय के गोबर, दही और कई चीज़ों को मिला के उसमें डाला गया और फिर उसको तालाब को शुद्ध किया गया। तो ये जो प्रयास जो थे मंदिर को लेके, और तमाम जब अंबेडकर जी ये प्रयास कर रहे थे तो गांधी उनका समर्थन नहीं कर रहे थे इन सभी मुद्दों पे। और इसलिए अंबेडकर जी को ये एहसास हुआ कि अगर हमें जो दलित या जो वर्ग है जिनको आप बिल्कुल ही हाशिए पे रखा हुआ है, इनके अधिकारों की सच्ची लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब उनके रिप्रेजेंटेटिव अलग से हों या उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो, अलग से चुनाव की व्यवस्था हो, जिसकी मांग उन्होंने 1919 में की। और 1930 में जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस मांग के आधार पर ही अंबेडकर जी को इनवाइट किया गया गोलमेज सम्मेलन में। और उस समय कांग्रेस, महात्मा गांधी ने उसमें शिरकत नहीं की, और लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों शामिल हुए, जहां उनमें मतभेद हुआ इसी मुद्दे को लेके, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके। और उसके बाद महात्मा गांधी बिल्कुल इसके विरोध में थे। वो हालांकि धर्म के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट को उन्होंने फिर भी सहमति दे दी, लेकिन इसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। और उसके बाद इस गोलमेज सम्मेलन के बाद जब ब्रिटिशर्स ने ये तय कर दिया कि हिंदुस्तान में सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे दलितों के लिए, तो महात्मा गांधी उस समय जेल में थे और उन्होंने जेल में धमकी दी कि अगर इसको वापस ना लिया गया
तो मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। और 1 महीने के इंतजार के बाद जब वो वापस नहीं लिया गया और ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि ये वापस तभी हो सकता है जब भारत के दलित इस पे अपने हस्ताक्षर करें, तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू करने के बाद एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा, जैसा अरुंधति राय लिखती हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हुआ कि सड़कों पर जो दलित थे उनके साथ सहभोज, उनको साथ भोजन किया जाने लगा, उनको सम्मानित किया जाने लगा। एक प्रेशर बनाया गया कि अंबेडकर जी पे कि वो इस दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर दें और इसको वापस करवा दें, नहीं तो महात्मा गांधी की सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है और कुछ भी हो सकता है। और काफ़ी हद तक उन्होंने अपने तर्क और अपने विवेक से दलितों को में ये विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई कि अगर ये वापस होगा तो हम कभी आगे अपने उठ नहीं पाएंगे, अपने जो राजनीतिक करियर या राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग साथ छोड़ने लगे, जिनमें से एक दलित नेता ने ये कहते हुए साथ छोड़ा कि अगर हम सदियों से प्रताड़ित हैं और अगर कहीं इस वाकया में महात्मा गांधी की मौत हो जाती है तो हम फिर वहीं धकेल दिए जाएंगे, बल्कि उससे भी बहुत पीछे हमें धकेल दिया जाएगा। और इसी प्रेशर और इसी डर के बावजूद अंबेडकर झुक गए और वो गए और उन्होंने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। वो जो पूना पैक्ट की जो असलियत है वो अरुंधति राय इस किताब में देती हैं। और उसके बाद अंबेडकर जी के जो तमाम प्रयास थे, जो जातियों को लेके या जातीय जो नफरत है उसको लेके या वर्ण व्यवस्था को लेके, जो आए दिन आप आज भी देखते हो, आज के टाइम में भी अभी भी आप रोज अखबार सुबह पढ़ते हो तो उसकी हेडलाइंस यही होती हैं। तो ये जो उनकी सोच थी, तो वो जो उन्होंने उन्होंने प्रयास किए और काफ़ी हद तक उन प्रयासों को वो कामयाब भी हुए संविधान में डलवाने के। हालांकि पूरी तरह से वो नहीं सेटिस्फाइड हुए उस चीज़ को लेके, और बहुत कम उम्र में ही 25 साल की उम्र में उन्होंने इस जाति व्यवस्था पे एक लेख भी लिखा और बताया, और भारतीय जाति व्यवस्था को ऐसे शानदार इमारत की तरह बताया कि जो बहुमंजिली इमारत है, लेकिन उसमें न तो कोई सीढ़ी है ना ही कोई प्रवेश द्वार है। जो जहाँ पैदा होता है, जिस तल्ले पे या जिस फ्लोर पे, वो वहीं मर जाता है। तो ऐसे तमाम उन्होंने प्रयास किए कि इस घिनौनी जाति व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, और किस तरीके से जो लोग जिस जाति से वो आते थे वो अपने शरीर के साथ एक बर्तन बांध के रखते थे कि वो थूक भी उस बर्तन में उनका जाना चाहिए, और कैसे जबरन जो दलित महिलाओं को कहा जाता था कि वो जो ऊपर के वस्त्र नहीं पहनेंगे, जो कमर से ऊपर वस्त्र नहीं पहनेंगे, वो नंगे रहेंगे। तो इस तरह के तमाम अत्याचार उनके साथ हुए। और एक शख्स ऐसा जिसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो विदेशों से पढ़ा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा, और उन्होंने ऐसे प्रयास किए। और जब दोनों की वापसी हुई, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वहाँ का जो जो किस्से हैं अरुंधति राय जो लिखती हैं, तो आप सच में जब उनको पढ़ेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतने हैरान करने वाले किस्से हैं गांधी के। और आप इसको पढ़ने के बाद आपको आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये जो महात्मा शब्द है इसका मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं। मैं ये नहीं कहता, और ना ही ये किताब ये कहती है कि सभी क्षेत्रों में जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें गांधी का कोई योगदान नहीं था, लेकिन खासकर कर जाति व्यवस्था या घिनौनी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लेके जो वो कर सकते थे और जो उनका कद था और जो उन्होंने किया, उन्होंने बजाय इसका विरोध करने के इसके समर्थन में बातें की और कहा कि ये एक हमारी जो परंपरा, जो हमारा कल्चर है, उसका एक विशुद्ध रूप है, और उसके समर्थन में उन्होंने लिखा है। बहुत से ऐसे गुजराती लेख भी लिखे हैं। तो वो एक प्रश्न पैदा करते हैं, एक सोचने पे मजबूर करते हैं हमें। और वहीं जो अम्बेडकर जो ऐसे प्रयास कर रहे थे कि एक समतावादी एक समाज जो पैदा हो, तो इसमें बहुत सी ऐसी कोट हैं जिनको आप पढ़ के आप हैरान हो जाते हो कि ये चीज़ें हुई, और उसमें अलग अलग विचारधाराओं का क्या रोल था, जिसमें कभी कभी लगता है कि जो कम्युनिस्ट हैं और वो भी ऐसी बातें कर रहे थे और अम्बेडकर भी बातें कर रहे थे, तो क्या पता इनका आपस में कुछ सहयोग रहा हो।
क्योंकि वही दौर था जब यहाँ पर कम्युनिज्म का भी प्रभाव शुरू हुआ। लेकिन वो भी देखने में आता है, अरुंधति राय लिखती हैं कि इनका कभी भी आपस में इस मुद्दे को लेके एक जैसे विचार नहीं बन पाए और इनका आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया और विरोध ही रहा एक दूसरे को लेके। नमोद्रीपाद जो बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने भी अंबेडकर की बहुत सी चीज़ों का विरोध किया और उनको नहीं वो हजम कर पाए। और ऐसे ही जो दूसरी विचारधाराएं थी, अब तो गांधी तो खुद ही कांग्रेस से संबंध रखते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो दक्षिण पंथी थे, जिसमें हिंदू महासभा का भी जिक्र है, उनका क्या विचार था उनको लेके इसमें कहीं एक बार लिखा है कि सावरकर ने उसका पक्ष भी लिया। जब ये तालाब का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने पक्ष भी लिया। लेकिन बाकी दक्षिण पंथी जो विचारधारा थी, उसका जात पात को लेकर या जाति व्यवस्था को लेकर क्या दृष्टिकोण था, वो भी इस किताब में आपको जानने को मिलेगा। तो जरूर आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। एक था डॉक्टर, एक था संत। थैंक यू।